इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं, आज का चैप्टर है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था सेंटेंस चैप्टर, सेंटेंस का वॉल्यूम 1, सेंटेंस वॉल्यूम 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताए थे। आगे आपका चैप्टर है, ये जो इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ रहे हैं ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। ये क्लास जैसे आपका जंबल वर्ड से सेंटेंस बनाना है, ये 1 में 2 में CBSE का 1 2 में सब क्लास में चलता है, ठीक ना। तो इस तरह से ऑल क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे CBSE का जो स्टूडेंट है, CBSE का जो स्टूडेंट है 6 7 8 9 10 11 12 ये सब क्लास के लिए नेसेसरी चैप्टर है, ठीक ना। तो इसको ध्यान देंगे आप। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स को एक ऑर्डर में लिखना, शब्दों को एक ऑर्डर, वर्ड को एक ऑर्डर में लिखना। जैसे यहाँ पर देते हैं I am a टीचर, I am a टीचर, क्या हुआ इसका हिंदी? I am a टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ये ऑर्डर में है, ये किस में है? ऑर्डर में है। अब जंबल में इसको कैसे लिख देते हैं, देखिए ए टीचर एम आई, ये जंबल हो गया। ए को अलग कर दिए, टीचर को अलग कर दिए, एम को अलग कर दिए, आई को अलग कर दिए, ये जंबल हो गया। क्या हो गया? जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है। जंबल वर्ड से क्या करना है? सेंटेंस, यानी कि आपको वर्ड को ऑर्डर में लिखना है, एक सही ऑर्डर में, सही ऑर्डर माने क्रम में हो लिखना है। तो कहाँ पर कैपिटल लेटर लगेगा? स्टार्टिंग जो हम किसी भी सेंटेंस का, जैसे आई एम ए टीचर यहाँ लिखते हैं तो स्टार्टिंग में आई है, इसको कैपिटल में लिख दिया है। यहाँ स्मॉल से स्टार्ट हुआ है जंबल में, तो कैपिटल से स्टार्ट आई को कर दिया, आई एम ए टीचर। ये हो गया सेंटेंस और ये हो गया जंबल वर्ड। बात को बुझे? ये आपका 2 3 क्लास में भी है, 4 में भी है, ठीक ना। तो ध्यान से देखेंगे, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, वही ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आप लोगों को बता रहे हैं जो बेसिक चीजें हैं इंग्लिश ग्रामर का। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में पहले हाउ टू यूज सब्जेक्ट एंड वर्ब, हाउ टू यूज सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का यूज कैसे करें, सब्जेक्ट और वर्ब का यूज कैसे करें, सब्जेक्ट और वर्ब का यूज हमको कैसे करना है, हमको ध्यान दीजिए। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, समटाइम्स इन exclamatory and optative sentences the subject comes after the verb। कभी कभी एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? पढ़ाए हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, बलदायक वाक्य, जो जोर डालने वाला वाक्य है ना। और ऑप्टेटिव सेंटेंस है जो अनुमति वाला, आग्रह वाला है ना। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ये वर्ब के बाद आता है। सब्जेक्ट किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। डू यू नो अबाउट वर्ब? वर्ब क्या है? क्रिया है, क्रिया। तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है किस सेंटेंस में? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ये वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। तो कैसे वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, इसमें एग्जांपल दिए हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल सनराइज, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनराइज, कितना सुंदर सूर्योदय है। जब सूर्य उगता है तो कितना सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है। तो ये क्या हो गया? कितना सुंदर, एक्सक्लामेटरी हो गया, कितना सुंदर सूर्योदय है। तो ये सुंदर जो है ये आपका ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? और ये इसके बाद ये क्या है? सब्जेक्ट है, सनराइज। तो ये वर्ब के बाद क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है। आगे है मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, जैसे कोई प्रणाम करता है तो उसको आशीर्वाद इंग्लिश में दे सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, अधिक दिन तक जियो, खुश रहो, आबाद रहो, आनंद रहो, बोलता है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग। तो लिव क्या हो गया? वर्ब, लिव मना रहना वर्ब हुआ ना। अब वर्ब के बाद क्या आ गया? लॉन्ग, सब्जेक्ट आ गया। तो कभी कभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। कोई प्रॉब्लम? सेकेंड नंबर आपका रूल ये है, पॉइंट है, इन इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में
किस सेंटेंस में? इंपरेटिव सेंटेंस में द सब्जेक्ट इज यूजुअली अंडरस्टूड। सब्जेक्ट जो है आमतौर पर अंडरस्टूड होता है, यानी अंतर्ध्यान होता है, बिलाया हुआ रहता है, हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है। दैट्स ऑल। तो जैसे देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस भी हम पहले इसका डिफिनेशन लिखा चुके हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, ठीक ना? जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। किससे कर रहे हैं? तुमसे कर रहे हैं। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो इसमें यू क्या है? अंडरस्टूड है। इस सेंटेंस में यू क्या है? अंडरस्टूड है, हाइड है, छिपा हुआ है ना? जैसे थैंक यू, जैसे आप कलम मांगे इससे, दीदी गिव मी पेन प्लीज, कहेगा टेक इट, दे देगा आपको पेन, तो उसको क्या बोलिएगा आप? थैंक यू। तो कौन बोलिएगा? आप बोलिएगा, यानी मैं बोल रहा हूँ आपको थैंक यू है। तो इसमें क्या अंडरस्टूड है? इस सेंटेंस में थैंक यू में क्या अंडरस्टूड है? आई अंडरस्टूड है। और एक बेजोड़वा चीज आप लोगों को बता रहे हैं अभी तुरंत, जो आज तक कोई टीचर नहीं बताया होगा, ना तो यूट्यूब पे देखा होगा, कभी यूट्यूब पे भी नहीं देखा होगा, अन्य तो सर्च मार के देख लेना। एक बेजोड़वा चीज ये है, रमेश जी आप भी ध्यान देंगे, जैसे हम पढ़ते हैं यूज ऑफ इज आर एम, इज आर एम का उपयोग। दुनिया का हर आदमी जानता है कि आई के साथ क्या लगता है। दुनिया का हर आदमी जानता है कि यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। लेकिन ऐसे सेंटेंस का नाम लिखे या कहेगा ऐसा सेंटेंस लिख के दिखाओ हमको जिसमें कि आई के साथ क्या लगता हो? इज लगता हो, और यू के साथ इज लगता हो। कहेगा पागले मास्टर है क्या जी, यू के साथ आर लगता है, तुम तेज हो, यू आर इंटेलिजेंट। कहेगा जिंदगी में कभी भी यू के साथ इज नहीं लगता है, आई के साथ एम लगता है, ये सब लोग जानता है, सब टीचर सब स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन ऐसे कोई स्टूडेंट ऐसा होगा बिरले या कोई टीचर जो बताएगा कि आई के साथ इज लगता है ना। ये बेजोड़वा चीज है कि नहीं? ये ब्रह्मास्त्र है। अगर कोई स्टूडेंट से आप पूछ लीजिएगा या कोई वेल एक्सपर्ट टीचर से, तो अगर एडवांस इंग्लिश वो जानता होगा तो ये जरूर बताएगा कि आई के साथ इज और यू के साथ इज कब लगता है। और यहाँ पर आप देखिए हम लगाए हैं, यू के साथ इज लगाए हैं, आई के साथ इज लगाए हैं। ये कब लगता है इसको अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना? अभी हल्का शॉर्ट में बता देते हैं। जब हमको आई को इंट्रोड्यूस करना हो, जब इसी को इंट्रोड्यूस करना हो, आई को ही, आई का हमको इंट्रोड्यूस करना है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, इस पर फोकस करना है, तब आई के साथ इज लगेगा। जैसे यहाँ दिए हैं आई इज अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड है, आई को इंट्रोड्यूस किया है ना। जब यू को खुद इंट्रोड्यूस करेंगे तब इज लगेगा। जैसे यू इज अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड है, यहाँ पर दिया है यू आर अंडरस्टूड। जैसे यहाँ दे देंगे यू आर अंडरस्टूड, कहेंगे भाई यू के साथ इज नहीं लगता है, मिटाओ, यहाँ दे आर, बोलेंगे ना। जब यहाँ आर दे देंगे यू आर अंडरस्टूड, तब ये यू को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेगा इसमें, तब आपको करेगा, किसी व्यक्ति को करेगा। लेकिन यहाँ यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ इसको खुद मुंडा मान लिया है, इसको मुंडी मान लिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है उसी को, तब ना इज लगा है। तो इसको विशेष एक्सप्लेनेशन जो है हम अगले क्लास में करेंगे, जैसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट हम बता दिए, कोई प्रॉब्लम समझने में? यानी इंपरेटिव सेंटेंस में आमतौर पर सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट उसमें छिपा रहता है। अगर आपको सब्जेक्ट कहेगा खोज के निकालिए, तो इसमें सेंटेंस आपको दिखाई नहीं देगा, सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ये आपको याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में आमतौर पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, छिपा रहता है, गुम रहता है, खोया रहता है, यानी अंतर्ध्यान, अदृश्य रहता है। हाँ, उसके लिए दिव्य दृष्टि रखना होगा देखने के लिए ना। थर्ड नंबर है पॉइंट, इनकंडीशनल क्लॉजेज विदाउट इफ द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब समझते हैं कुछ जी? हेल्पिंग वर्ब हुआ सहायक क्रिया। जैसे आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। क्या हुआ? तो कंडीशनल क्लॉजेज में
कंडीशनल क्लॉजेज मतलब होता है शर्त वाला सेंटेंस। शर्त, शर्त समझता है ना, शर्त तालब 100 पर रेट, यही शर्त। कंडीशनल मतलब क्या होता है, शर्त वाले सेंटेंस को कंडीशनल क्लॉजेज बोलते हैं। इसमें बिना इफ का, बिना इफ, इसमें विदाउट इफ नहीं लगा हुआ रहता है। द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, इसमें सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, सहायक क्रिया के बाद आता है। जैसे देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसके बाद है सब्जेक्ट यू है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट आई है। यहाँ शुड हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद यहाँ यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये कंडीशनल क्लॉज हुआ, शर्त वाला क्लॉज। इसमें इफ लगाने रहता है, लेकिन इफ मतलब होता क्या है आप लोग जानते हैं? इफ मीन्स क्या होता है? यदि। इफ मतलब यदि। तो आप देखिए इसका हिंदी बता रहे हैं, देखिए यदि आ जाएगा, लेकिन इफ है कहीं पर, इस सेंटेंस में इफ है, इसमें है इफ, रमेश जी इसमें इफ है नहीं है। तो हैड यू वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, यू वुड हैव पास्ड, तुम अवश्य ही पास करोगे। यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो अवश्य पास करोगे, यदि आया। लेकिन यहाँ इफ है नहीं है, क्यों? इफ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कंडीशनल क्लॉज है और हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रख दिए हैं, तो इफ हो गया उसका मतलब। बात को बुझे? आगे है वेयर आई ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता। वेयर आई ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता। आई वुड फ्लाई इन द एयर, तो मैं आसमान में उड़ता। चिड़िया होता तब ना उड़ता। ये कंडीशनल क्लॉजेज है। क्या है? कंडीशनल है और संभाव्य स्थिति है। ना राधा नो मन घी होगा, ना राधाना चाहिए। यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। तो इसमें कंडीशनल क्लॉजेज है। यदि बोले हम हिंदी में, लेकिन इफ यहाँ नहीं थे। इफ है नहीं है। आगे देखिए, शुड यू गो टू दिल्ली, यदि तुम दिल्ली जाओगे, डू नॉट फॉरगेट टू सी माई ब्रदर्स, मेरे भाई को देखना ना भूलना। यदि तुम दिल्ली जाते हो तो मेरे भाई को देखना ना भूलना, जरूर देख लेना दिल्ली जाओगे। क्या मेरा भाई दिल्ली में रहता है? तो इसमें इफ हुआ ना, यदि बोल रहे हैं ना, लेकिन इफ लिखा हुआ है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले बा, इसीलिए इसमें इफ नहीं थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर पॉइंट। इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर, देयर, नो, सूनर, हार्डली, etc, यदि सेंटेंस की शुरुआत यदि सेंटेंस का जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, ये अगर हियर से होता है, देयर से होता है, नो से होता है, सूनर से होता है, हार्डली से होता है, तो सब्जेक्ट किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। सब्जेक्ट किसके बाद आता है? चलिए ध्यान रखना, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ऑर्डर ऑफ Here comes the father, here comes the father, यहाँ पिताजी आए, यहाँ पिताजी आए, यहाँ पिताजी आता है। कम्स मतलब आना हुआ, आए मतलब में कैम लगेगा वर्ब टू, लेकिन कम्स है। Here comes the father, यहाँ पिताजी आता है। तो यहाँ देखिए वर्ब क्या है, इसमें कम्स है, वर्ब के बाद द फादर क्या है? सब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया। क्यों आया भाई? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? हियर से। यहाँ दिया है ना पॉइंट में, है? नेक्स्ट देखिए, देयर गोज द बेल, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? देयर से, इसीलिए वर्ब इसमें गोज है। वर्ब के बाद ये क्या है? सब्जेक्ट है द बेल। देयर गोज द बेल, घंटी बज उठी, घंटी बज उठी। नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है। नो सूनर डिड आई रीच स्कूल देन द बेल रैंग, जब तक मैं स्कूल नहीं पहुंचा घंटी बज चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी, मतलब जल्दी ये बज गया नहीं।
हार्डली से स्टार्ट हो रहा है। हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट बिगन टू रेन, यानी जब मैं स्कूल पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तो वर्षा शुरू हो चुकी थी। जैसे ही घर में पहुंचा वैसे वर्षा शुरू हो चुकी थी, मैंने शीघ्रता मैंने हार्डली पहुंचा। बात को बुझ रहे हैं? इस तरह से 4 नंबर पॉइंट में है सेंटेंस की शुरुआत अगर हियर देयर नो सूनर हार्डली ईटीसी से हो तो सब्जेक्ट किसके बाद आता है? वर्ब के बाद आता है। ये आपका ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको बताया हम कि जंबल वर्ड है। एक क्या है? जंबल वर्ड। क्या है? जंबल वर्ड। एक है सेंटेंसेस। जंबल वर्ड आपको दिया रहेगा जिसके बीच में कॉमा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप, वो ऑर्डर में नहीं रहेगा। वर्ड्स उसका किसमें? ऑर्डर में नहीं रहेगा, सही क्रम में नहीं रहेगा। उसको आप ऑर्डर में डाल के सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे यहाँ है जंबल वर्ड में माई सन, फिर कॉमा है यू मे प्रपोजल, तो इसको क्रम में लिखना है। कहाँ पर कैपिटल लेटर लगेगा? सब्जेक्ट का स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं उसमें कैपिटल लेटर देते हैं। हम कुछ ध्यान दीजिए, आपका ध्यान क्लास पर नहीं है। मैं यू प्रपोजर माई सन, मे यू, यहाँ मे यू, यहाँ मे आ गया स्टार्टिंग में, मे यू प्रपोजर माई सन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन सन में लगेगा। ये सेंटेंस बना दिया। यहाँ जंबल वर्ड है। मी ही टू स्टडी लव एडवाइस, मना ऑर्डर में नहीं है, इधर उधर करके दे दिया। जंबल वर्ड, जंबल बना दिया, उसको मिला दिया। अब इसको मिला करके जैसे देखिए आपको चावल, दाल, ठीक, तीसी, चना सब को एक झोला में मिला देगा। आप कहेगा उसको ऑर्डर में करना है। किसमें करना है? चावल अलग स्टेप बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए राइस। आलमंड अलग कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए आलमंड ना। तीसी अलग कर दीजिए, उसको लिख दीजिए ये ना। उसको वो जंबल में है, मिक्स है तो क्या है? जंबल में है। उसको एक ऑर्डर में लिखना, सही ऑर्डर में लिखना। यही तो चैप्टर है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। उसी तरह ये है, इसको कर दिए ही एडवाइज मी टू स्टडी लॉ। देखिए पहले ही यहाँ स्मॉल लेटर है लेकिन इसको सब्जेक्ट के रूप में ला दिए, कैपिटल हो गया। इस पे भी ध्यान देना है, इसके लेटर पे। ही एडवाइज मी टू स्टडी लॉ। द पॉलिसी ऑनेस्टी इज बेस्ट, देखो इसका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेंटेंस बन गया सॉलिड ऑर्डर में। यू आर ए फूल वाट, क्या वाट ए फूल यू आर, तुम कितना मूर्ख है, तुम कितना मूर्ख हो। नहीं, द यूजेज आर स्वीट ऑफ एडवर्सिटी, इसको ऑर्डर में लिख दिया, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। इस तरह से हर एक क्लास आपके कोर्स का चीज है, जंबल में रहेगा, उसको कैपिटल लेटर के साथ ऑर्डर में लिखना है, सेंटेंस बनाना है। यही था आपका चैप्टर क्या? ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब अगले क्लास में और कुछ पॉइंट बताएंगे इसका, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।